मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो वितान पाठ का पहला पाठ ही है। आपके आरोह और वितान दो किताबें आपकी हिंदी में हैं, उसमें वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। सिल्वर माने चांदी, वेडिंग माने विवाह। जब किसी के शादी के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे रजत जयंती बोल देते हैं विवाह का, या अंग्रेजी में सिल्वर वेडिंग बोल देते हैं। इसी सिल्वर वेडिंग शब्द को आधार बनाकर मनोहर श्याम जोशी ने एक बहुत ही सुंदर पाठ की रचना की है, जिसमें दो पीढ़ियों के बीच के अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण हुआ है। एक पीढ़ी जो अब अपने जीवन के उतार पर है, और एक पीढ़ी जो अब नए आधुनिक परिवेश में प्रवेश करने वाली है। इन्हीं दोनों मनोभावों का अंतर्द्वंद का बहुत ही सुंदर व्यवहारिक पारिवारिक चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है। इस पाठ में पात्र ज़्यादा नहीं है। एक प्रमुख पात्र है जिसको वाईडी के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी यशोधर पंत जिसका नाम है, जिसके जीवन के आज 25 साल विवाह के पूरे हुए हैं, उनके जीवन को आधार बनाया गया है। और दूसरा पात्र और है जो इस दुनिया से अब रुखसत हो चुका है, किशन नंद, जिसको किशन दा के नाम से इसमें पाठ में पढ़ने के लिए मिलता है। किशन दा वो व्यक्तित्व है जिसका बहुत गहरा प्रभाव यशोधर बाबू के जीवन पर पड़ा हुआ है, वाईडी पंत के जीवन पर पड़ा हुआ है। क्योंकि जब वो अपना यशोधर बाबू जब अपना कार्यभार अपने जीवन का आरंभ किए रोजी रोटी के लिए, तो उन्हीं के ऑफिस में एक छोटे से क्लर्क के रूप में काम करते करते आज पूरे ऑफिस के प्रमुख बाबू बने हुए हैं यशोधर जी। तो किशन दा का उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो पत्नी हैं, बच्चे हैं और ऑफिस के कुछ कर्मचारी हैं। तो पूरी सिल्वर वेडिंग पार्ट की जो शुरुआत होती है वो ऑफिस से होती है। यशोधर बाबू अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, बिल्कुल समय पर ऑफिस पहुंच जाना, अपने कार्य को पूरा संपादित कर देना, और अपने कार्य के साथ साथ अपने सहयोगियों के साथ भी बिल्कुल काम के लिए बिल्कुल एक कड़क व्यवहार रखना, परंतु हृदय से बिल्कुल निर्मलता। जब पूरे कार्य निपटा देने के बाद जब वो वापस लौटते थे तो उसे किशन दा का व्यक्तित्व तो हमेशा याद रहता था कि सबके साथ मिलजुल के और थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए दिन भर के काम के तनाव को, अपने कर्मचारियों के तनाव को दूर करने का प्रयास करते हुए हल्की सी हंसी मजाक करते हुए घर लौटते थे। आज भी वो जब पूरा काम पूरा करके लौटने वाले थे तो बातचीत में ही उसके कार्यालय के कर्मचारियों चड्डा बाबू के माध्यम से ये इस बात का उल्लेख हो जाता है यशोधर बाबू का कि आज उनके जीवन के 25 साल पूरे हो गए हैं। जैसे ही उस कार्यालय के कर्मचारी सुनते हैं कि आज यशोधर बाबू के जीवन के शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं, सब उनको पार्टी के लिए दबाव डालने लगते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से 30 रुपये देते हैं और कहते हैं कि मैं तो कभी जानता नहीं ये विवाह का वर्षगांठ और 25वां विवाह का वर्षगांठ क्या होता है, कैसे होता है, इससे मुझे कोई रुचि भी नहीं है। परंतु आप लोग मुझे बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हो, तो ये 30 रुपये रखिए, आप लोग चाय पानी पी लीजिए, और मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए तो हाउ इनप्रॉपर है, ये सब अनावश्यक है चीज़। पूरे पाठ में हाउ इन प्रॉपर शब्द का बार बार उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि अनावश्यक है, इसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है, जीवन में कोई मतलब नहीं है। और वो अपने ऑफिस के बाबुओं को पैसा देकर लौटते हैं। ये ऑफिस है, और ऑफिस से जब घर लौटते हैं तो प्रतिदिन वो मंदिर जाते हैं,
उसके बाद कुछ सब्जी वब्जी की लेनदारी करते हैं। कुछ मित्र होते हैं पुराने, उनसे मिलते हैं और इस प्रकार सबसे मिलते जुलते वो लगभग रात को 8 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते हैं। इसकी भी एक वजह है, वो छुट्टी होते ही 5 साढ़े 5 बजे के बाद सीधे घर नहीं जाते। इसलिए घर नहीं जाते कि वहाँ पर उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं और बच्चों का स्वभाव और उसके पत्नी के स्वभाव के साथ यशोधर बाबू का तालमेल नहीं बैठता। उसकी पत्नी जो है, जिसके साथ विवाह हुए उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं, संयुक्त परिवार में उनका विवाह के साथ आगमन हुआ था। तो संयुक्त परिवार के रहन सहन के कारण यशोधर बाबू परंपरावादी थे, परंपरा से चली हुई लोक लाज की बात को वो पालन करते थे। परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी को वो स्वतंत्रता नहीं मिली है। अब चूँकि संयुक्त परिवार समाप्त हो चुका है, इनका ही अपना एक परिवार है, तो अब पत्नी अपने बच्चों का ही समर्थन करती है। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के जो आधुनिक परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके ही विचारों को सहमति देती है, उसी की नकल भी करती है। जो परिधान ड्रेस पहनती है, साड़ी या ब्लाउज़, वो आजकल के जो मॉडर्न ज़माने के जो कपड़े लत्ते होते हैं उस प्रकार का वो नकल करती है। वास्तव में वो थी नहीं, वो तो परंपरावादी परिवार से आई थी, रहन सहन वैसा था, परंतु वो बच्चों के सहमति से या आधुनिक नकल कर करके इस प्रकार बनने की कोशिश करती थी। यशोधर बाबू के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा उसका विज्ञापन कंपनी में अब 1500 रुपये की नौकरी प्राप्त कर लिया है। यशोधर बाबू को थोड़ा असहज लगता है कि ये इतनी बड़ी राशि के लायक ये योग्य नहीं है, उतना काम नहीं करता, फिर भी 1500 रुपया दे रहा है इसको, तो ये पता नहीं इसको कैसे 1500 रुपया मिल जाता है उसको। उसका बड़ा बेटा जिसका नाम भूषण है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक बार वो आईएएस में लिखित परीक्षा पास कर चुका था, परंतु जो नौकरी मिली थी उसको पसंद नहीं आई, तो पुनः दोबारा वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस बात का भी दुख यशोधर बाबू है कि पहली बार जो नौकरी लगी हुई थी और उसमें जो नौकरी लगी थी एडवाइजरी की, उसको यदि वो ग्रहण कर लेता तो परिवार चलाने के लायक वो कम आ सकता था, परंतु उसका बेटा महत्वाकांक्षा के कारण उसको उस नौकरी को नहीं स्वीकारता और पुनः आईएएस की तैयारी में लगा हुआ है। उसका सबसे छोटा बेटा स्कॉलरशिप प्राप्त करके अमेरिका पढ़ाई करने गया हुआ है और वो वहीं पढ़ाई कर रहा है। उसकी एक बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और विवाह के बारे में जब भी चर्चा होती है तो वरों को इसलिए नकार देती है कि वो उसके लायक नहीं है और ज़्यादा दबाव डालोगे तो मैं भी अमेरिका चले जाऊंगी। अब वो विवाह के लिए बार बार इनकार कर देती है। वो अपने आधुनिक परिवेश में बहुत उच्च स्तर की सोच को स्वीकार करना चाहती है, जहाँ रहन सहन आधुनिक परिवेश में हो। पत्नी, बच्चे, अब किशनदा के साथ उनका जो प्रभाव है उस बात को यदि हम लोग चर्चा में रहें तो किशनदा एक ऐसा व्यक्तित्व जो सिद्धांत प्रिय, अनुशासन प्रिय, लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक और जीवन भर अविवाहित रहते हुए अपने पास ही बहुत सारे बच्चों को रखे, उनका पढ़ाई का खर्च उठा दिए और पूरी कोशिश करके यथासंभव उसके रोजगार की व्यवस्था की है। इसका प्रभाव यशोधर बाबू के जीवन पर बहुत पड़ता है। किशनदा जब भी सुबह सैर के लिए निकलते तो यशोधर बाबू के घर से होते हुए जाते और उसे आवाज़ देते और उसे भी सुबह के सैर के लिए ले जाने के लिए उठाते, उसको भाव से संबोधित करते थे यशोधर बाबू को किशनदा। वो बिल्कुल गाउन पहन कर जाते थे और टोपी, किशनदा जब सैर के लिए जाते थे तो टोपी पहने हुए होते थे और बिल्कुल प्रतिदिन इसकी दिनचर्या थी। उनके सिद्धांतों का, उनके जीवन का पूरा प्रभाव यशोधर बाबू के जीवन पर भी पड़ा था। अक्सर जो होना होगा, जो हुआ होगा शब्द का प्रयोग किशनदा करते थे। इसका अर्थ ये था कि जिसके जीवन में
जो होना है वो होगा ही। जब उसको पूछते थे यशोधर बाबू कि इसका अर्थ क्या है, तो बताते थे कि व्यक्ति अकेले आता है, अकेले जाता है, और हम पूरे परिवार को समेटने की कोशिश करते हैं, परंतु परिवार जिसको हम समेटने की कोशिश करते हैं उसका कोई लाभ हमारे निजी जीवन में नहीं होता, और हम एक तन्हा ज़िंदगी जीते हुए अंत में मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। किशनदा नौकरी करने के बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ, सेवानिवृत्ति हुई, तो कोई भी उसके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आसपास, या जिनकी वो मदद किया था, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो उसे अपने घर में एक ठिकाना दे। और परिणाम स्वरूप अविवाहित किशनदा को अपने पैतृक गांव लौटना पड़ा, और पैतृक गांव में लौटने के बाद उसके परिवार के एक सज्जन के माध्यम से यशोधर बाबू को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में जब यशोधर बाबू ने पूछने का प्रयास किया कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो उस व्यक्ति ने कहा, जैसा होता होगा वैसा हुआ होगा। जैसा होता होगा वैसा हुआ होगा। तात्पर्य ये कि एक व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, उसके जीवन के आखिरी चरण में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, और कोई नहीं होने के कारण वो भी उसी प्रकार घुट घुट कर और रोगग्रस्त होकर मर जाता है। वैसी वही उसके साथ भी वही हुआ होगा। किशनदा के साथ बहुत गहरा लगाव होने के बाद यशोधर बाबू को उनके साथ ऐसा होना बहुत दुख पहुंचाता है। किशनदा जब अपने ऑफिस से अपने उस विवाह के वर्षगांठ के दिन जब लौट रहे थे, तो मंदिर गए। मंदिर में प्रवचन पर उसका मन आज नहीं लग रहा है। थोड़ा जल्दी से उठे और परिवार के लिए सब्जी वब्जी लेते हुए जब वो घर लौटे, तो घर लौट रहे थे तो उसे अपना घर एक अनजाना घर के समान दिखाई पड़ने लगा। कारण ये था कि उसके घर के सामने में कारें खड़ी हुई थी, कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी। तो उन कारों को और मोटरसाइकिलों को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके जीवन में उसके घर के सामने में कभी ये मोटरसाइकिल और ये कारें तो कभी खड़ी हुई नहीं थी। तो उन्हें धोखा होने लगा कि कहीं मैं कहीं दूसरे के घर में, अनजान घर में तो नहीं आ गया हूँ। परंतु जब वो नज़दीक पहुँचते हैं तो उसे इस बात का ज्ञान होता है कि नहीं, ये उसी का ही घर है, वो किसी दूसरे का घर नहीं है। घर में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह कमरा सजा हुआ है, और वहाँ पर सिल्वर वेडिंग की जो सजावट होती है, गुब्बारे लगे हुए हैं, और उनके बेटे बेटियों के पूरे रिश्तेदार आए हुए हैं। सिल्वर वेडिंग का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही उसका बेटा भूषण और उसकी बेटियां परिवार वाले जब देखते हैं तो सब उसके मित्रों से मिलाते हैं, तो सब लोग उनको सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई देने लगते हैं, और वो स्वीकार करता है। यशोधर बाबू को ये सब असहज लगने लगता है कि मैं कभी जीवन में सिल्वर वेडिंग को जानता नहीं, परंतु मेरे घर में सब हो रहा है, पार्टियां मनाई जा रही है, मिठाइयाँ जो खाई जा रही है, केक काटने के लिए इसे कहा जाता है। केक तो काट देते हैं, परंतु खाने की बारी आती है तो मना कर देते हैं। मैं कभी केक खाया नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। उनकी इस गतिविधि को उसके बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सब कुछ असहज लग रहा था। उसकी जो पत्नी है वो खुले बाँह वाली ब्लाउज़ पहनी हुई है, चमकीले कपड़े हुए हैं और होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है। उसकी बेटी का भी कपड़ा का जो सिलाई कढ़ाई हुई है वो बिल्कुल, उसमें थोड़ी अभद्रता महसूस करता है यशोधर बाबू। उसके बेटे भूषण और वो सब अपने मित्रों से मिलवाते हैं, और वो जितनी जल्दी हो वो वहाँ से हटने का प्रयास करता है। तो उसकी बेटी कहती है कि चलो आप ये केक काट दो पहले।
तो वो कहती कि मैं अभी संध्या वंदन नहीं किया हूँ, संध्या वंदन माने शाम की पूजा नहीं किया हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं काटूंगा। तो उसकी बेटी कहती है आज के दिन तो जल्दी आ जाना चाहिए था आपको, इतने विलम्ब से आए हैं, सब मित्र लोग आए हुए हैं, पार्टियाँ चल रही है, और जिसकी सिल्वर वेडिंग है पापा आपकी, वो आप नहीं आओगे तो कैसे बनेगा, जाओ जल्दी संध्या वंदन करके आओ, जल्दी संध्या की पूजा करके आओ। और यशोधर बाबू अपने पूजा कक्ष में जाते हैं और वो पूजा में लगते हैं। पूजा में वो जानबूझकर विलंब कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग आए हैं उसके घर में वो जितनी जल्दी वो चले जाएं और मैं इसी बहाने यहाँ बैठा रहूँ, उसके जाने के बाद मैं लिख लूँ। और वो पूजा करने में लगते हैं। पूजा करते करते यशोधर बाबू को किशनदा की याद आने लगती है, उसकी एक तस्वीर उसके मना मस्तिष्क में सामने आ जाती है। वो किशनदा से पूछते हैं, किशनदा जो हुआ होगा उसका क्या अर्थ है? तो किशनदा कहते हैं उसको, उस मना स्थिति में जो उनके मन में चल रहा है, किशनदा जवाब देते हैं कि एक अविवाहित व्यक्ति अकेला जन्म लेता है, अकेला जीता है और बिना पत्नी के अकेले मर जाता है, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता। ठीक उसी प्रकार एक विवाहित व्यक्ति भी जीवन भर परिवार को समेटने की कोशिश करता है, परंतु वो भी मरता है तो परिवार का कोई सदस्य नहीं होता। तो जो होना होता होगा वो होगा ही। यशोधर बाबू किशनदा से प्रश्न करते हैं, क्या शादी करना जरूरी था? तो किशनदा कहते हैं, यदि शादी नहीं भी करते तो भी और शादी करते तो भी सभी की मृत्यु इसी प्रकार ही होती है। अकेले वो अपने दुखों को सहता है, अकेले भोगता है, रिश्ते नाते कहीं कोई साथ नहीं देते और अकेले ही मर जाना पड़ता है दुखों को सहकर। किशनदा यही चर्चा कर रहे थे, तब उसका ध्यान उस पार्टी की ओर जाता है। तो सब लोग जा चुके हैं और वो उठते हैं और अपना गमछा अपने कमर में बांधते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कमरे में बिल्कुल उपहार की चीज़ें रखी हुई है। तो यशोधर बाबू अपने बच्चों से पूछते हैं, अरे कौन है जो उपहार को भूल गया? तो उसके बच्चे बताते हैं, कोई और नहीं, ये उपहार आपके ही हैं, आपके लिए ही लाए गए हैं। उसका बेटा कहता है, ये उपहार को चलो खोल के देखो पापा। तो बोलते हैं कि ऐसा उपहार को मैं नहीं खोलूँगा, ये तुम लोग के लिए, तुम ही लोग खोल के देख लो। नहीं खोलो खोलो। उसके बच्चे जिद करते हैं। उसी समय भूषण और उसकी बेटियां एक उपहार को, भूषण जो लाया हुआ है उसको खोलते हैं। देखता है कि उसमें एक गाउन, ऊनी से बना हुआ गाउन है। गाउन जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं। आप जब जाओगे पापा सुबह दूध लाने के लिए तो इसी गाउन को पहन कर जाओगे। फटे को पुराने कपड़े में आप जब जाते हो तो गलिये से गुजरते हो तो हमारा अपमान होता है। किशनदा उस गाउन को जब, यशोधर बाबू जब उस गाउन को देखते हैं तो उनके आंखें नम हो जाती है। नम क्यों हो जाती है इसके बारे में लेखक पाठ के अंत में कहता है कि ये गाउन को पहनकर दूध लेने के लिए जाने के लिए मेरा बेटा कह रहा है। ये कहने के बजाय काश मेरा बेटा ये कहता कि पापा आज के बाद दूध लेने आप नहीं जाओगे, अब हम जाकर दूध लाएंगे और आप उस दूध को पीना। ये वाक्य वो सुनना चाहता था, परंतु उसका बेटा ये कहता है कि गाउन पहनकर दूध लेने जाना हमारा अपमान होता है फटे पुराने कपड़े में। शायद लेखक का मानना है, उमाशंकर जोशी जी का, मनोहर श्याम जोशी जी का, कि शायद इसलिए वो आँखें नमी हो गई होंगी, या फिर इसलिए नमी हुई होंगी कि किशनदा जब सुबह की सैर के लिए जब निकलते थे तो इसी प्रकार का गाउन पहन कर निकलते थे, तो उसे शायद किशनदा की याद आ गई होगी, इसीलिए उसकी आंखें नमी हो गई। सिल्वर वेडिंग पार्ट यही समाप्त होता है। सिल्वर वेडिंग पार्ट में यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का अंतर्द्वंद चल रहा है। आज की पीढ़ी बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं देती, बुजुर्गों की हर परंपरा को वो तुच्छ और महत्वहीन मानती है। ठीक उसी प्रकार
पुरानी पीढ़ी आज के होने वाले परिवर्तन को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाता, उसे व्यर्थ समझते रहता है। इन्हीं अंतर्द्वंद्वों का बड़ा सुंदर चित्रण यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के माध्यम से और उनके बच्चे और पत्नी के व्यक्तित्व के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। मूल जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि आज की युवा पीढ़ी यदि पुराने पीढ़ी के लोगों की कुछ आदर्शवादी बातों को स्वीकार कर ले तो नई पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार पुरानी पीढ़ी आज के नए परिवर्तनों को यदि थोड़ा थोड़ा स्वीकार करके चल ले तो समाज में उसके अनुभव का और इनके परिवर्तन का दोनों को पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ सब मिल सकता है। पीढ़ी में परिवर्तन आता ही है। उस पीढ़ी के अनुसार यदि हम उस परिवर्तन अपने भीतर नहीं लाए तो हम तनाव के शिकार हो जाएंगे और परिवार बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। तो ये सिल्वर वेडिंग की छोटी सी वर्षगांठ के माध्यम से, शादी की वर्षगांठ के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर मनोभावों का चित्रण किया है। पाठ बहुत बड़ा है परंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से मैंने पूरे पाठ को समेटने की कोशिश की है। आप पूरे पाठ को जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको पाठ समझ में आएगा। 4 नंबर के प्रश्न और 3 प्रश्न वितान पाठ से आएंगे, जिसका पहला पाठ सिल्वर वेडिंग है और सिल्वर वेडिंग का सारांश मैंने बता दिया है। अब उसकी बिंदुओं को आप कि यशोधर बाबू कौन हैं, किशनदा कौन हैं, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हमको दिखाई पड़ी, ऑफिस में या कार्यालय में उसका व्यवहार कैसा है, ऑफिस से जब लौटते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, पत्नी का व्यवहार कैसा है, पत्नी किस प्रकार की है, बच्चे कितने हैं, वो किस प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, किशनदा कौन है, और उसके बाद जब वो लौटते हैं किशनदा और यशोधर के बीच के लगाव का बड़ा सुंदर चित्रण है। उसके बाद जब लौट रहे हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर अनजान घर के सामने आ गया हूँ ऐसा महसूस करता है, फिर सिल्वर वेडिंग जो उत्सव मनाया जा रहा है वहाँ की स्थिति का, यशोधर बाबू के वहाँ की मनो स्थिति का, उसके बेटे और बेटियों द्वारा लगाए उपहार के प्रति उसका व्यवहार, अंत में उसके बेटे द्वारा जो गाउन लाया गया है उसका बड़ा सुंदर सूक्ष्म चित्रण छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से इस पाठ में हुआ है। ये मैंने आप लोग को समझा दिया है। इस पाठ को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और सारे प्रश्न इसके बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 4 अंक बहुत महत्वपूर्ण अंक होंगे और बड़े उत्तर वाले होंगे। पाठ को पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर अपने आप स्वतः ही आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आज के लिए इस पाठ का इतना ही। मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा।